और अब बात राज्यसभा के रण की। कांग्रेस ने 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। केरल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ के लड़ा का फाइनल, राज्यसभा की रेस को तैयार, 2 सीटों पर जीत तय है। राज्यसभा का रण, जी हां, 2 सीटों के लिए नाम फाइनल है। हाथ के लड़ाके तैयार हैं। राजस्थान में राज्यसभा के लिए 3 सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है और अब इन सीटों पर नाम का ऐलान भी हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस ने इन 2 सीटों पर किस किस महारथी को मौका दिया है। पहला नाम है केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का और दूसरा नाम है नीरज डांगी का। अब चलिए एक एक कर कांग्रेस के लड़ाकों से आपका परिचय करा देते हैं। केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं वेणुगोपाल। केरल के अलापुझा से रहे हैं सांसद। यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रह चुके हैं वेणुगोपाल। तो केरल सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री भी रहे हैं वेणुगोपाल। कांग्रेस के छात्र आंदोलन से राजनीति में रखा था कदम। वहीं केरल छात्र संघ के राज्य अध्यक्ष भी रहे हैं केसी वेणुगोपाल। वेणुगोपाल युवा कांग्रेस के केरल अध्यक्ष भी बने। अब कांग्रेस के दूसरे महारथी से भी मिल लीजिए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं नीरज डांगी। वर्तमान में पीसीसी अधिकारी हैं डांगी। कांग्रेस में सरल सहज कार्यकर्ता की पहचान है डांगी की। पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार गए थे नीरज डांगी। उनके पिता भी रह चुके हैं मंत्री और विधायक। 3 सीटें और राजस्थान में राज्यसभा का रण बिगुल बच चुका है। 26 मार्च को मैदान जंग है और कांग्रेस के लड़ाके भी तैयार हैं राज्यसभा की रेस जीतकर संसद जाने को, हाथ का दम दिखाने को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राजस्थान में राज्यसभा का रण अंतिम चरण में है। 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। क्या है विधानसभा का गणित, देखिए कौन जीतेगा राज्यसभा का रण। राजस्थान में राज्यसभा का गणित। राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव। बीजेपी को 2 सीट का हो सकता है नुकसान। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 2018 में राजस्थान में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस राज्यसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ाती नजर आ रही है। राज्यसभा की जिन 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन सभी तीनों सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। लेकिन विधानसभा के बदले गणित के मुताबिक बीजेपी अब सिर्फ 1 सीट ही अपने नाम कर सकती है। वहीं विधानसभा में संख्या बल के दम पर कांग्रेस आसानी से 2 सीट पर कब्जा कर लेगी। राज्यसभा के चुनाव में क्या होगा, विधानसभा का गणित बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि मौजूदा वक्त में राज्यसभा के जिन 3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो हैं विजय गोयल, राम नारायण डूडी और नारायण पंचारिया। बीजेपी ने इस बार राजेंद्र गहलोत पर दांव लगाया है और मौजूदा तीनों सदस्यों की राज्यसभा की पारी 9 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। वहीं कांग्रेस ने अभी केसी वेणुगोपाल के नाम का ऐलान किया है। आइए अब आपको बताते हैं विधानसभा की स्थिति। मौजूदा वक्त में विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 107 है। विधानसभा के 12 निर्दलीय विधायकों में से अधिकांश का समर्थन कांग्रेस को है। वहीं बीजेपी के 72 विधायक हैं और सहयोगी आरएलपी के 3 विधायक हैं, यानी इनकी संख्या कुल 75 होती है। जबकि सीपीएम के 2 और बीटीपी के 2 विधायक हैं। प्रथम वरीयता के 67 वोट के आधार पर 1 सीट सीधे कांग्रेस के खाते में जाएगी और दूसरी सीट बीजेपी के खाते में। बाकी बची 1 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में रसाकशी होगी और अंत में ये सीट कांग्रेस के खाते में ही जाने की संभावना है। लेकिन ऐसा तब होगा जब बीजेपी राजेंद्र गहलोत के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे। पिछले साल 2019 में राज्यसभा की 1 सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। तब बीजेपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। दुनिया भर में कोरोना का कहर है। ईरान से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा। कल ईरान से जैसलमेर लाए जाएंगे विशेष विमान के जरिए। ईरान से करीब
400 लोग जैसलमेर आएंगे। सभी लोगों को आर्मी एरिया में रखा जाएगा। तकरीबन 2000 लोगों को जैसलमेर लाने की तैयारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिकंदर शेख फोन लाइन पर मौजूद है। सिकंदर, ईरान में मौजूद भारतीय लोगों की स्वदेश वापसी होनी है, जैसलमेर में इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ प्रबंधन किए गए हैं? तो सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर आ रही है वो आ रही है कोरोना वायरस की, और उसमें ईरान के अंदर जितने जो महामारी है उस बात से लेकर जो भारतीय जो नागरिक है वहाँ पर है उन लोगों को लाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि एहतियात बरता जा रहा है, इसको लेकर विश्वसनीय सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी वो ये है कि एक विशेष विमान कल ईरान से सीधा जैसलमेर एयरपोर्ट उतरेगा। शाम के तकरीबन 4 बजे के बाद में उसकी लैंडिंग की बात आ रही है यहाँ पर सामने, और उसके अंदर तकरीबन 400 लोगों को लाने की यहाँ पर तैयारी है। और आने वाले जो लोग हैं जिनकी जानकारी जो हमें मिली है वो तकरीबन 2000 लोग हैं। तो लगातार जो विमान है वो ईरान से जैसलमेर आएंगे और यहाँ से उन्हें शहर से दूर एक सुनसान इलाका है जहां पर कोई आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे, वहां पर उनको रखा जाएगा। और विशेष तरह की जो तैयारियां हैं वो शहर से दूर रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी जो बात है वो सामने न आ पाए। सिकंदर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली दंगों पर लोकसभा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विस्तार से जवाब दिया और भरोसा दिलाया कि दंगाई चाहे किसी भी मजहब के हों, वो बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली हिंसा को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में हुई चर्चा में विपक्ष ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने भी बेबाकी से दिया। अमित शाह ने क्या क्या कहा ये बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को सुन लीजिए। उन्होंने दंगों के लिए केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। 2 किस्म के वायरस ने तबाही मचा रखी है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोरोना वायरस चल रहा है और एक वायरस यहाँ चल रहा है। ये ऐसा कम्युनल वायरस है, वो तेजी से बढ़ावा उसको मिल रहा है। इतना तो हमें मालूम है कि इसकी जड़ क्या है और कहां से आती है, इस बात का तो हमें मालूम है। इस दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देने गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में खड़े हुए तो उन्होंने दंगों के रिकॉर्ड के हवाले से कांग्रेस पर करारा हमला बोला। साथ ही ये भी कहा कि दंगा उनकी सरकार की फितरत में नहीं है। दंगे कराना हमारी फितरत नहीं है साहब, हमारी फितरत है दंगे करने को ढूंढ ढूंढ कर जेल की सलाह। राइट्स में मरने वाले 76% लोग कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं। मेरी पार्टी पर क्या आरोप लगाते? यहाँ शाह ने दंगों पर जल्द काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की और कहा कि दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, देश का गृह मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी भी है। आप मुझ पर आरोप लगाइए, दिल्ली पुलिस पर मत लगाइए। मैं पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद आपको कहता हूं कि सच अर्थ में दिल्ली पुलिस ने स्फूर्तता के साथ काम किया। संसद में जवाब देते हुए शाह ने साफ किया कि दंगाई चाहे किसी भी मजहब के हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो मर गए हैं उनके परिवारों के नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर सकता, मैं ईश्वर नहीं हूं मान्यवर, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली